हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। थोड़े से अलग वेशभूषा में वीरू और मैं नजर आ रहे होंगे आज सुबह से आपको, या इस शो में आपको, अगर आप अभी अभी जुड़े हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग जरा सा बिल्टअप कर रहे थे उस ऑल इंपॉर्टेंट संडे शाम 7:30 बजे के इंडिया पाक इनकाउंटर का, जिसमें हमें लेना है बदला पिछले वर्ल्ड कप की वो हार का। खैर कोई डाउट नहीं किसी की जहन में, हम प्रिवेल करेंगे, लेकिन मोरल तो बूस्ट करने की जरूरत है ना टीम इंडिया की। सबको उस फीवर में रहने की जरूरत है। और मार्केट्स भी रिजॉइस कर रहे हैं, मूड माहौल बढ़िया है, सेंटीमेंट टकाटक है। 3/4% के उछाल के साथ निफ्टी इस समय आपको फ्राइडे के दिन या सितंबर सीरीज के आगाज में नजर आएगा। 135 अंकों की मजबूत थी, 650, 660, 670 इन जोन्स के आसपास, थोड़ा सा एक गैप अप के बाद इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। और चौतरफा मोमेंटम बढ़िया है। तो अब आप निफ्टी बैंक उठा के दिखाइए, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स उठा के दिखाइए, और उसके बाद दिखाइए ब्रेथ, सब बढ़िया। ब्रेथ इवन अभी भी 4:1 का पॉजिटिव रेशियो बना हुआ है, यानी कि 80% शेयर्स जो ट्रेड हो रहे हैं इस समय इन ग्रीन, मजबूती के साथ, बढ़त के साथ आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। बैंक्स, आईटी, ये सब पॉकेट्स बेहतर परफॉर्म कर रही हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। वीरू, जो 45 मिनट का सेशन कल्मिनेट हुआ, आपने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके रख दिए थे। 710 का, 690 से 710 का वो जोन थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा। एक बार ब्रीच करा तो और फर्दर अप मूव 100 पॉइंट के और लेग खुलेगा। पर अच्छा, उससे पहले प्लीज एक मिनट, सिरमा एसजीएस की लिस्टिंग की तैयारी हो रही है, मैं भूल गया था। लाइए स्क्रीन पे पहले, ये हो गई लिस्टिंग। ये 5, 4, 3, 2, 1। लाइए भाई, इनिशियल कोड क्या निकल कर आ रहा है। 220 रुपए का इश्यू प्राइस। ये लिस्टिंग पकड़ रही है तूल, 25% मजबूत 275 रुपए पर इस समय कामकाज होता हुआ, और टिक्स इंप्रूव हो रहे हैं इस समय। बढ़िया, अच्छी लिस्टिंग, 25%। और ठीक है, रिस्पॉन्स भी स्ट्रांग था, बाजार भी आज सुबह कंड्यूसिव बना हुआ था, इसीलिए वो सेटल हुआ 260 पे। सेटल होने के बाद 280 की तरफ बढ़ता हुआ सिरमा एसजीएस बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय करते हुए। खैर एक काम करते हैं, इसी लिस्टिंग पर हमारे साथ आनंद राठी के हेड इक्विटी रिसर्च नरेंद्र सोलंकी साहब जुड़ते हुए जुड़ गए। नरेंद्र जी दिखाइएगा। हाँ नरेंद्र जी भाई, बढ़िया लिस्टिंग हुई। 260 सेटल होने के, 260, 220 वाला 260 पे सेटल, 275, 80 की ट्रेजेक्टरी पर इस समय खड़ा हुआ। अगर मैंने को लक्की था, वैसे लाजी लोगों को मिला नहीं, लक्की था, मिल गया था, 26% ऊपर निकालना है या रखे रहूं? अगर वैल्यूएशन की बात करें तो इसमें भी हमारा लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब था, तो शॉर्ट टर्म में अगर आपको इतना अच्छा गेन मिल रहा है और आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप एक बार ही थोड़ा सा पार्शियली बुक कर सकते हैं। बिजनेस वाइज द कंपनी इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स एज वेल, तो आप पार्टली उसको होल्ड भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए। दूसरा, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात करी आपने, जिसने लगाया था और इस तरह का पॉप मिल रहा है, तो चाहे तो पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि एक ही लॉट आया होगा जिसके पास आया होगा, शायद रिटेल में तो 5-6 गुना बढ़ा था, ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट सबको हाथ आया। दूसरा क्वेश्चन फिर, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट हाथ आया, इंटरेस्टिंग कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, बाजार अच्छे वैल्यूएशन देता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को, किन लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री बनती है सर? इन लेवल्स पे घुस जाऊं या रुकूं? जी, इसमें आपको कॉल इस हिसाब से लेना पड़ेगा कि आप इसका जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स है उसमें आप कितने देर के लिए आपका होल्डिंग पीरियड रहेगा। तो मिनिमम आप कम से कम मान के रखिए कि आप इसको 3 इयर्स तक होल्ड करके रखेंगे, और इसमें टाइम टू टाइम रिव्यू करके अगर उस हिसाब से आप होल्ड करने का कैपेसिटी है तो आप बेशक इसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे लेस देन 1 ईयर या 1 ईयर का इसके टाइम फ्रेम को अगर आई करके देख रहे हैं, तो वो एक अनसर्टेनिटी एक हमेशा बनी रहेगी, बिकॉज मार्केट का सेंटीमेंट्स भी शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट करता है। तो ये दोनों चीजें आपको देखनी होगी। अदरवाइज ओवरऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव से काफी एनकरेजिंग प्रोस्पेक्ट्स हैं। इवन अगर अपन न्यूज़ भी देखें तो रिसेंटली एप्पल हैज आल्सो डिसाइडेड कि मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में और खासकर इस स्पेस में काफी सारी अपने को चहल पहल बनी रहेगी इस सेक्टर में पूरे में, और इट वुड बी वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर जहां पे काफी सारे अपने को मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होते हुए दिखेगा।
नहीं, बढ़िया। और मुझे याद है जब मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई थी, बड़ा कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट साउंड कर रहा था, खास तौर पे हाईलाइट करते हुए कि चाइना +1 फैक्टर का बहुत फायदा, कई सारे बिजनेस इंक्वायरीज, कई सारे प्लांट विजिट्स ग्लोबल प्लेयर्स करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस पिकअप होगी और वही रिस्पॉन्स फिर रिफ्लेक्ट भी हुआ था सब्सक्रिप्शन नंबर्स पे। और अब वो 280, 285, 30% इशू प्राइस से प्रीमियम पे अब इस समय सिरमा कामकाज करता हूं। अच्छी लिस्टिंग, थैंक यू नरेंद्र जी बातचीत करने के लिए। वीरू, अच्छा वीरू के पास जाओ, उससे पहले जरा कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा निफ्टी का। हमने निफ्टी बैंक मार्क तो कर दिया था, जो स्टॉक्स हरकत में हैं, कोई इन्फोसिस, कोई HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस के साथ टीसीएस जोड़ दीजिए। बैंक्स और आईटी फुल थ्रस्ट जनरेट करते हुए, और उनके जो लीडर्स हैं, जो वेटेज के लिहाज से प्लेयर्स हैं, जो आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉजिटिवली, वो सारे के सारे आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए इस तरह का मूव बैंक्स और आईटी एंजॉय करते हुए। इसके बाहर लास्ट एंड टूब्रो, टाइटन जैसे कुछ काउंटर्स जो वेटेज के लिहाज से अच्छी मदद कर रहे हैं। वीरू, सेशन तो बढ़िया जा रहा है, फ्राइडे का दिन है। अब तक की 45-50 मिनट की स्क्रीन की रीडिंग क्या कहती है? देखिए आशीष, अगर हम बहुत ही वाइब्रेंट तरीके से इस जोन से बाहर निकल जाते हैं, मतलब एक सिंगल स्विंग में, तो कोलैप्स भी वैसे ही हो जाते हैं। पहली बात तो ये है, सीरीज का पहला दिन है, आप पिवट लेवल्स के ऊपर ओपन हुए, हमने लॉन्ग ट्रेड्स लिए अबव 610, अबव 39,100, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, आप बुक कर सकते हैं। अगर आपको फ्राइडे सेलिब्रेट करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा आशीष के आप पिवट लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं, 610 के ऊपर निफ्टी और 39,100 के ऊपर निफ्टी बैंक। आज का इंटरडे हाई दोनों ही इंडेक्सेस का वही है जो कि हमारा रेजिस्टेंस बना है आशीष। इट विल टेक टाइम, लेकिन अगर ये निकला तो एक वाइल्ड स्विंग क्लोजिंग में पेंडिंग है, क्योंकि अमूमन सीरीज का पहला दिन एक वाइल्ड स्विंग का होता है। नीचे का आपका स्टॉप लॉस मैनेज करेगा और ऊपर का वक्त, तो स्टे लॉन्ग की अप्रोच रहेगी। अगर प्रॉफिट हो रहे हैं, अगर आप थोड़े से वीक पॉकेट के हैं, तो आप बुक भी कर सकते हैं। लेकिन जितना टाइम इस रेंज में आप स्पेंड करेंगे आशीष, ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। 350, 450 ये जोन निफ्टी बैंक के लिए, और 17,680, 710 निफ्टी के लिए आशीष। ये हो गए इन लेवल्स को रडार पे रखिएगा। ये सिरमा SGS मुझे लग रहा है 290 के ऊपर चला गया, 70 रुपए ऊपर आ गया भाई साहब। लिस्टिंग के बाद बहुत मोमेंटम पिकअप हो रहा है इसमें, जरा इसको स्टॉक को रडार पे रखेंगे। और अब दिखाइए 10 के दमदार ट्रेड में दोनों एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। निर्मल बंग से विकास सालुंखे, एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया साहब, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। भाई पालविया साहब क्या कर रहे हैं? जो इनिशियल जूस था वो पॉप के साथ निकल गया निफ्टी बैंक में, अब क्या व्यू बन रहा है आपका? कुछ वीकेंड पे कैरी करके जाओगे क्या? उम्मीद है कि वीकेंड में सेंटिमेंट और बढ़ जाएंगे हमारे, तो मंडे को हम शायद जोश मार दें, ऐसा होगा क्या? तो देखिए बिल्कुल सेटअप तो पॉजिटिव ही है, और जैसा हमने पहले भी बात की कि 17,420, 17,450 ये लेवल है। जब तक इसके ऊपर है हमें लॉन्ग साइड के ही ट्रेड रखने, और आज अगर हम 17,660 के ऊपर बंद होते हैं तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में भी ये मोमेंटम हायर साइड पे कैरी होते हुए दिखेगा। 17,660 स्पॉट पे आज हम मॉनिटर कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर हम क्लोज होंगे तो बिल्कुल BTST कैरी ही करेंगे, और हमें लगता है कि फिर नेक्स्ट टारगेट इमीडिएट आएगा 17,800, 850 की तरफ। बैंक निफ्टी में तो व्यू पॉजिटिव ही है, 39,000 के ऊपर जब तक हम ट्रेड करते रहेंगे हमें लगता है कि लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना है। 39,650 ये लेवल अगर आज क्रॉस करता है तो एक नया यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट कवरिंग वापस बनेगा, और 40,000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है बैंक निफ्टी। स्टॉक की बात करें आशीष जी, तो हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिक तो काफी अच्छा मोमेंटम है। निफ्टी बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़े दायरे में रहे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छे मोमेंटम बन रहे। तो पहला स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है अभी वो है नौकरी इन्फो एज। ये स्टॉक में देखें तो आज स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना, अभी ये 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, हमें लगता है नौकरी के फ्यूचर को यहाँ पे बाय करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए इसमें करीब 4740 से 4780 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 4610 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है बैटरी सेगमेंट से, और उसमें अमरा राजा बैटरी का सेटअप यहाँ पे हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अब काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में अब डेली सेटअप पे जिस तरीके से यहाँ पे रिकवरी बनते हुए दिख रही है, स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके प्रीवियस स्विंग हाई भी क्रॉस हुए।
हमें लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे अमरा राजा बैटरी में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है नियर टर्म सेटअप पे, इसके फ्यूचर को बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 545 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 522 का। हमारा जो बैटरीज 525 पे आपका ये बाय कॉल है, अच्छा मूव देता भी, डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। हमारा जो बैटरीज ये उस स्टॉक की कैटेगरी में भी शामिल था, याद रखिएगा, जो कि ऑटो में सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स पोस्ट कर रहे थे। ऑटो बास्केट की जब आप रोलोवर्स की शीट को एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि हमारे जो बैटरीज के रोलोवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। विकास जी, आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, आशीष जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि कल भी मैंने मेंशन किया था कि 17,750 के ऊपर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी रेंज के आसपास अटक सकता है। बट अगर स्टॉक बेसिक पे बात करूं तो मुझे लगता है कि महिंद्रा फाइनेंस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है मुझे आज के लिए। और यहाँ पे अगर देखो तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिला। 202 के ऊपर का एक ब्रेकआउट था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 214 के टारगेट के लिए महिंद्रा फाइनेंस बाय करके जा सकते हैं। 198 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। दूसरा रहेगा चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर में लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने मिला था 340 के रेंज से, और वहां से वापस एक रिट्रेसमेंट देखने मिल चुका था, वापस ये रिबाउंड हो चुका है, ऊपर में वापस 340 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है 360 के टारगेट के लिए चंबल फर्टिलाइजर को बाय करके लेके जाना चाहिए। 332 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। ये भी 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन दोनों कॉल को अगर कैरी करके लेके जाते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, तो भी मुझे लगता है पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है। तो 4 बाय आइडियाज आ गए 10 के दमदार ट्रेड्स में। पसंद आ रहा है इस समय पालविया साहब को इन्फो एज naukri.com आप रखिए स्टॉक को, और साथ में हमारा राजा बैटरीज बढ़िया मूव्स इस समय एंजॉय कर रहा है वो स्टॉक। पालविया साहब के रडार पे आया है, खरीदारी करने का वहां पर भी मन। और विकास सालुंके साहब कह रहे हैं M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, और साथ साथ चंबल फर्टिलाइजर एज अ स्पेस। बाकी कुछ 1-2 दिन के नॉक के बाद, यानी कि करेक्शन के बाद, आज बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिखाना शुरू कर रही है। रखिए रडार पे चंबल उस स्पेस से जो पसंद आ रहा है सालुंके साहब को। अच्छा, वीरू का एक बार सवाल दिखा दीजिए आज का, जिस पे कुछ ही देर बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वो सवाल की प्लेट जो है आज की, वो आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। ये रहा, क्या सवाल है, ये रहा। तो ये सवाल रखे रहिएगा स्क्रीन पे, इस पे कुछ देर बाद हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ हीलियस इंडिया के सीईओ डिंशॉ ईरानी सर जुड़ते हुए। डिंशॉ सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन द शो, और थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने। ये नीला क्यों, ये आप भी ब्लीड ब्लू है क्या इस समय? आज ऐसा मूड है क्या? नहीं जी, हमने तो हमारे ईडो से कलर पहने रखे हैं, शायद आप भी आपने इंडिया के पहने हुए हैं, लेकिन ये भी वैसे ही है। अच्छा, हीलियस ने अपना कलर ही ब्लू रख रखा है टी शर्ट का। हाँ जी, फुल फ्रेम हाँ दिखाइए, जी। ईरानी सर को दिखेगा शायद, हीलियस के लिखा होगा। हाँ, लिखा हुआ है। तो इस वीकेंड में प्लान क्या है ईरानी सर? दुबई नहीं जा रहे क्या आप? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ठीक है, हम तो टीवी पे ही देखने वाले लोग हैं, तो हम दुबई जाने की जरूरत नहीं रखते हैं। तो समीर सर तो आ आजकल जाते हैं coverage कभी better आता है। आईपीएल मैच देखने, स्टेडियम में बैठे दिखते हैं, आप नहीं जाते क्या कभी? नहीं जी, जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, लेकिन इस बार तो थोड़ा ज्यादा क्राउडेड है। हमारे 2 नए फंड लॉन्च होने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे तो रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। चाहती नहीं है। ये 2 नए फंड मतलब हीलियस इंडिया सेंट्रिक फंड्स होंगे फिर ये? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और AIF है दोनों। कैसे पिच कर रहे हो आप लोग इंडिया को? अभी भी अट्रैक्ट, एक तो रोड शो करे या रीच आउट कर रहा, तो क्या मूड आ रहा है, कैसा मूड है, कैसा लग रहा है इंडिया कितना, आप लोग पिच कैसे कर रहे हो? भाई लोग तो कह रहे हैं कंसर्न सेकंड हाफ में दिक्कत भरा सहज होगा, और हम बचेंगे तो है नहीं उस दिक्कत से, अगर आई तो स्लो डाउन रिसेशन की। तो इंडिया कैसे पिच कर रहे हो आप लोग? देखिए, इंडिया एक्चुअली बहुत ही सॉलिड विकेट है। अभी क्रिकेट का सीजन है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ सॉलिड विकेट है। हाँ जी, बिल्कुल। और हमारी पारी तो अभी चालू हुई है खेलने के लिए। क्योंकि आप अगर जब देखें तो पहली चीज तो इंडिया अगले 2-3 सालों के लिए विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, दैट इज अ गिवन, तो वहां डाउट नहीं है। दूसरा, आप ये देखिए कि हमारा जो कंज्यूमर बेस है, जो हमने पहले भी बोला हुआ है कि ये इतना बड़ा होने वाला है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा शायद कंज्यूमर हमने, मतलब यंग बेस जो होगा वो इंडिया में ही होगा। और ये सारे मिलेनियल्स हैं, जनरेशन भी है, उनका अलग ही दायरा होता है देखने का, कंजम्पशन का, बड़े एग्रेसिव होते हैं। तो वो
दैट विल पुल द इकोनॉमी अप, दैट इज अ सेकंड वन। एंड थर्ड जो हम देख रहे हैं वो ये है कि काफी टाइम के बाद इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बन रहा है। पहले सर्विस बेस इंडिया कंसिडर्ड था, पर मैन्युफैक्चरिंग उससे ज्यादा बड़ा होता है ग्लोबली। तो एक मैन्युफैक्चरिंग सोर्सिंग बेस इंडिया अभी वो चालू हुआ है बनना। आपने देखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत चालू किया इंडिया ने अपनी पारी यहाँ पे, और फार्मा में भी अभी शुरुआत ही हुई है, ऑटो में तो चालू ही नहीं हुआ है कुछ। तो ये सब जो है ये सब पुल कर लेगा इंडिया को। और अगर जो आप अपने शोर पे भी देखें कि हाउ वी मैनेज ये राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो हमारा चालू है, हमें ये लगता है कि इंडिया तो सबसे पहला होगा हु विल कम आउट ऑफ दिस, कि उनका रेट हाइक ज्यादा नहीं चाहिए होगा इंडिया को टू मैनेज इन्फ्लेशन, कि ऑलरेडी हमारे यहाँ तो पीकिंग इन्फ्लेशन दिख रहा है। ऑब्वियसली क्रूड एक बड़ा जानवर है उस पूरे इक्वेशन में, जो शायद चल जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अभी के लिए $100 के आसपास ठीक ही लगता है। तो इसलिए इंडिया विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन दिस होल थिंग। और दूसरा आपने देखा होगा हमारे सेंट्रल बैंक ने काफी अच्छा मैनेज किया था, इवन अ क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड नाउ द क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, वो काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और इसलिए हमें ऐसे लग रहा है कि इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन रहेगा फॉर एफआईआईज गोइंग फॉरवर्ड। और उल्टा आपने वो भी क्वार्टरली नंबर्स तो देख ही लिए हैं, तो मुझे ज्यादा बोलना नहीं है, वो भी काफी अच्छे थे, कुछ इतने खराब नहीं थे जितने एक्सपेक्टेड थे। बहुत ही कम कट आया था अर्निंग्स में, वहां पे 1 या 2% कम था आई थिंक इंडेक्स के हिसाब से। और वैल्यूएशन के बेसिस पे तो हम लोग पिछले 4-5 साल के एवरेज के आसपास आ गए हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो रैली हुई है अभी आपकी, एक जो जोरों की रैली हो गई थी पिछले 2 महीनों में 17-18% वाली, तो वहां से हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा एक फ्लैट लाइनिंग या तो टाइम करेक्शन शायद दिख जाए आपको, लेकिन बाजार गिरने जाए जैसा दिखता नहीं है। अब कई लोग आर्ग्यू करते हैं, और सही भी है, ये जो आपने पिछले 1-1.5 महीने की अच्छी मोमेंटम, 5 हफ्ते की अच्छी रैली देखी, हमने बहुत तगड़ा उछाल, ऑलमोस्ट 2,500-3 हजार पॉइंट का इस छोटे से स्पैन में एक बाउंस बैक, एक रिलीफ, जो भी कह लें, वो आती हुई देखी। अब उसके बाद फिर से क्या हो गया, वो डिबेट छिड़ गया, इंडिया फिर से सिग्निफिकेंट प्रीमियम पे अपने पीयर्स से। आपका मानना है ये प्रीमियम जस्टिफाइड है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये प्रीमियम एक्चुअली हमारा हमेशा प्रीमियम रहा है एज कंपेयर टू द रीजन, क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है बड़ा वाइब्रेंट इंडेक्स है। मतलब उसमें कमोडिटी बहुत कम है, एमएनसीज जो है जो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक एमएनसी, मतलब एज इन आपको शायद रीजन में शायद ही दिखे कि ऐसे लिस्टेड एमएनसीज मिलती है। आपको याद होगा हमारे इमरजेंसी के चलते यहाँ पे जबरदस्ती एमएनसीज को लिस्ट करवा दिया था, इसलिए एक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो एमएनसीज का। दूसरा आईटी जो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक है, यहाँ पे रीजन में तो आपको दिखेगा ही नहीं आईटी, कहीं पे भी कॉल सेंटर वगैरह दिख जाएंगे फिलीपींस वगैरह में, पर एक्चुअल आईटी सर्विस कंपनी नहीं दिखेगी आपको। फिर फार्मा है दूसरा, जो आउटसाइड फेसिंग फार्मा कंपनी, यूएस फेसिंग, तो वो सब यहाँ पे। तो इसलिए हमेशा इंडिया का प्रीमियम रहा ही है रीजन में, थोड़ा बढ़ गया था ये चलते अपने, क्योंकि रीजन करेक्ट हुआ था और इंडिया नहीं करेक्ट हुआ था, इसलिए प्रीमियम बढ़ गया था। जो आप अभी लाइन में आ गया, एक्चुअली अभी भी प्रीमियम ही है हमारा, लेकिन थोड़ा बढ़ गया है प्रीमियम। लेकिन आप पिछले 5 साल का एवरेज देखें तो हम लोग वहीं पे ही है, प्रीमियम ज्यादा बढ़ा नहीं है वहां से। और आप वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, 10 साल और 20 साल जो आप देखें वैल्यूएशन का, तो ऑब्वियसली इंडिया ऑलरेडी अपने खुद के वैल्यूएशन से करीबन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे होगा फ्रॉम द एवरेजेस। बट अगर जो 5 साल का देखें तो वी आर समवेयर देयर, मतलब इतना ज्यादा दूर नहीं है, 10-15% शायद आप लोग प्रीमियम पे ओवर द लास्ट 4-5 years, बट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज आल्सो आशीष जी ये 4-5 साल में। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जस्टिफाइड है ये थोड़ा बहुत जो प्रीमियम इंडिया कमांड कर रहा है अभी। आपके करंट फंड्स में फ्लोज आ रहे होंगे, शायद आप 2 नए फंड लॉन्च कर रहे हो, फ्रेश इनफ्लोज आने, आइडियाज की कोई कमी नहीं ना, कोई कंसर्न, डिप्लॉय करने में प्रॉब्लम तो नहीं आनी ना? बिल्कुल नहीं आएगी जी हमारे को, कि हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल होती है। हम तो थीम देख के खेलते हैं, और जैसे आपको शायद बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ही आए थे आपके चैनल पे और बोला था कि हम एक थीम हमने जो आइडेंटिफाई की थी वो कंजम्पशन की थी, विच वी कॉल अफोर्डेबल लग्जरी या तो एस्पिरेशनल लग्जरी थीम। तो वहां पे तो इतने सारे स्टॉक्स हैं कि काफी हमारे पास ऑप्शंस है वैसे तो। और बैंकिंग तो हमारा फेवरेट रहा है हमेशा, तो वहां पे भी काफी चॉइसेस है। उल्टा तो हमें अभी लगता है कि और बैंक ऐड करने तो क्या निकालें ऐड करने के लिए, क्योंकि हम लोग 30 से 35 स्टॉक से ज्यादा करते नहीं है पोर्टफोलियो में, तो वो मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ढूंढ लेंगे सोल्यूशन।
ये इंटरेस्टिंग। अब मैं वीरू के पास कुछ इंटरेस्टिंग सवाल है उस पर, इसी का फॉलो अप। ये बेसिकली फिर ये अफोर्डेबल लग्जरी कंजम्पशन में उसी स्पेस को टारगेट करना, ये जो कई लोग कहते हैं के शेप, ये वो के शेप और प्रोफाउंड होता हुआ नजर आएगा, और उसी के चलते ये और उस तरह के स्टॉक्स एक्चुअली मूव भी गजब का कर रहे हैं। आप उसी पॉकेट को टारगेट कर रहे हो और अभी भी लगता है अच्छा जूस बचा है उस पॉकेट पे। बिल्कुल, तो आपके के शेप में जो आप कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, वहां पे ये जो ऊपर का के का जो डंडा है वो उसके लिए जो आपके अफोर्डेबल लग्जरी हो गई, जैसे एथनिक वेयर कंपनीज हो गई या शू कंपनीज हो गई या होटल कंपनी हो गई, ये सब के शेप में ऊपर के के में आता है। और नीचे के के में शायद ज्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी कंपनी होंगी जो वैल्यूएशन में बहुत एक्सपेंसिव है कंजम्पशन साइड पे। स्टेपल्स कंपनियां हो गई या पेंट कंपनियां हो गई, वहां पे शायद यहाँ पे आपका के इतना नीचे नहीं होगा नीचे वाला, लेकिन शायद एक फ्लैटिश लाइन ही दिख जाए आपको वहां पे, क्योंकि पूरा इंडिया ही अच्छा लग रहा है। अच्छा ईरानी सर, ये ऑटो में क्या किया आपने, और जिस प्रकार के लॉन्चेस कंपनियों की तरफ से हैं और लॉन्चेस पे जो रिस्पांस है, मैं बताऊं आपको यहाँ पे भी हाल तो ये था कि M&M ने जो गाड़ियाँ लॉन्च की या फिर टोयोटा ने जो लॉन्च किया, फिर मारुति जी ने लॉन्च की, एक गाड़ी उनकी पूरे दिल्ली NCR में घूम रही है, देखने को नहीं मिल रही है, और वो 1 लाख के क्वांटम में बुक भी हो चुकी है। तो ऑटो में सर आपका रुझान क्या है इस वक्त, ऑटो में क्या पिक किया आपने? जी देखिए वीरू जी, हम लोग नॉर्मली एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पकड़ने की ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर जो आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड पकड़ लें तो उसमें आपको वो जो कंपनी आप निकालते हैं वो ट्रेंड में, वो ना ही अपनी अर्निंग्स ग्रो होती है, पर चलते री रेट भी चालू हो जाती है, री रेट होना चालू हो जाती है जब कंसिस्टेंसी आ जाती है अर्निंग्स ग्रोथ में। तो ये हमें ऑटो में ऐसा लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं दिख रहा है। ऑटो मोरलेस एक सिक्लिकल प्ले हो गया है, थोड़ा आपको एक पॉप मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आई मीन लास्ट ईयर वाज बैड, क्योंकि एक तो कोविड था, ऊपर से रूरल मार्केट पिकअप नहीं हुआ था, प्लस कमोडिटी प्राइसेस ने काफी तहस नहस मचा दी थी उनके मार्जिन की। तो उसके चलते आपको अभी दिखेगा कि एक मार्जिन इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और थोड़ा पेंट अप डिमांड प्लेइंग आउट हो रहा है, जो इंडिया सेंट्रिक नहीं है, मतलब ये पूरे ग्लोब में यही अभी चल रहा है ऑटो कंपनीज में। सो इसके चलते हमें ये एक थोड़ा पॉप ट्रेड दिख रहा है, मतलब एक आपको एक ब्लिप दिखा देगा ऊपर का, लेकिन आगे चल के फिर से वही स्टेडी प्ले होने वाले हैं। तो इसलिए हमें इतना ये सेक्टर में इतना मजा नहीं आ रहा है। और दूसरा एक चीज जो डिस्ट्रप्शन की है यहाँ पे, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। वो एक बार अगर जो पिकअप आ जाएगा, जो लग रहा है, हमें तो लग रहा है कि मिडल ऑफ दिस डिकेड और थोड़े साल यहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल विल बी अ बिग वॉल्यूम प्लेयर इन ऑटोज। तो इसलिए हम लोग ये सब अवॉइड करते हैं जहाँ हमें दिख रहा है कि डिस्ट्रप्शन है और एक सिक्लिकल प्ले सा प्ले आउट हो रहा है। सो हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, पार्टिसिपेट नहीं किया। तो वैसे भी बाजार में 100 स्टॉक होते हैं फॉर एवरी वन यू मिस, तो वी आर बेटर ऑफ। आप तो वीरू, आप वो महिंद्रा लॉन्चेस डिमांड ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ये के शेप का के इतना ऊपर चला गया है कि 2 दिन की जो लॉन्चेस हुए वो आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। कल एक लैम्बोर्गिनी का लॉन्च इंडिया में हुआ और आज स्केड्यूल्ड एक फरारी का लॉन्च। दोनों की इमेज के साथ, दोनों इमेज खींच के लाइए डायरेक्टर साहब। ये है के शेप का जलवा। देखिए, एक कल का लॉन्च, एक आज की तैयारी, और इनके प्राइस ब्रैकेट तो छोड़ दीजिए। ईरानी सर लोग अपने दोस्तों को डिस्कस कर लेंगे, अपन दोनों के डिस्कशन की चीज नहीं है ये। दिनचो सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, थैंक यू सर। अच्छा, इस बीच अब वीरू का सवाल ले आते हैं स्क्रीन पे। वीरू ने जो सवाल उठाया था, वीरू सवाल पूछिए और जरा प्लेट स्क्रीन पे लेकर आइए भाई। जी, सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि ये अगेन आप देखें, विंग कमांडर अभिनंदन से पहले पाकिस्तान की कैद से छूटने वाले उस पायर का नाम बताइए जो कि इससे पिछले प्रीवियस वॉर में पाकिस्तान से लड़े हों और फिर पाकिस्तान से छूट के भी आ गए थे। आशीष, आपने आई होप पढ़ाई की होगी, उत्तर है आपके पास? ये उत्तर तो मिल गया। उत्तर तो क्या हुआ, आपने सवाल पूछा और हमारे दर्शक तो हैं ही सब स्मार्ट, सबने बढ़िया आंसर दे दिए। ऊपर न्यूज रूम में गया तो भी आंसर रेडी थे, और फिर उसके बाद स्टोरी भी समझाई, फिर याद आया हाँ ये सब हुआ था। तो उसमें सर्च करने की जरूरत पड़ी नहीं, पूरी स्टोरी फिर याद आने लगी, सब कुछ होने लगा। पर इसको फिर इससे बढ़िया मैंने एक विकल्प फिर ढूंढ लिया है वीरू। आपके सवालों के जवाब, आप जो बाउंस फेंकते हो मेरे पे, मैं सारी बैटिंग की तैयारी रखता हूं। हमने रिक्वेस्ट करी
एयर मार्शल निर्दोष त्यागी सर से कि त्यागी सर ये सवाल है वीरू का, ये बढ़िया सा इसका सही आंसर क्या है, और उसके पीछे फिर हमसे त्यागी सर से थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी। त्यागी सर जुड़ चुके डॉक्टर साहब क्या? जी हाँ जी, आपको सुनाई दे रहा है? त्यागी सर हाय, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। त्यागी सर, आपने वीरू का सवाल सुना क्या? हाँ, सवाल सुना है कि विंग कमांडर अभिनंदन के पहले पाकिस्तान के कैद से छूटने वाले पायलट का नाम क्या था, और शायद आप बोल रहे थे कि सबको पता है वो नाम, तो मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं त्यागी सर, आंसर तो आप ही से सुनना है, तभी वीरू सेटिस्फाई होते हैं। मेरे सवाल पे तो 10 क्वेश्चन उठा देते हैं वो। अच्छा, ये हाँ, उनका नाम था फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, और ये ज्यादातर आपके दर्शकों ने ढूंढ लिया होगा और उन्होंने बता दिया होगा, पर वो जहाँ से ढूंढा होगा वहाँ ये भी पता होगा कि वो ग्रुप कैप्टन के पद से रिटायर हुए और आजकल सिविल एविएशन में हैं, और उन्हें वायुसेना मेडल मिला था। ये तो खास बातें हो गई, पर अगर आप और कुछ जानना चाहें तो मैं 1-2 मिनट और ले सकता हूँ। सर उस ऑपरेशन के बारे में, और ये आशीष जानते हैं आप एक बात सर, मैं आपसे 26 मई 1999 का आपकी इंडिया श्रीलंका का मैच। हाँ जी, आप बताइए सर। हाँ, इंडिया श्रीलंका का मैच था। गांगुली और द्रविड़ खूब जोरों से बैटिंग कर रहे थे, 100-150 रन बना चुके थे वो दोनों के दोनों। तभी एक स्क्रीन पे न्यूज अपीयर हुई, इंडिया ने एयर स्ट्राइक शुरू की है। सेकेंड डे आई थिंक ये इंसिडेंट हो गया था जब नचिकेता जी को और ग्रुप कैप्टन अजय आहूजा जी को इजेक्ट करना पड़ा था। उसके बाद की स्टोरी बताएंगे सर, त्यागी सर प्लीज, और कितना डिफिकल्ट ऑपरेशन था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जिसको कारगिल युद्ध कहते हैं, वो पाकिस्तान उसको युद्ध मान ही नहीं रहा था। शुरू में था कि पाकिस्तान कह रहा था हमारे वहाँ कोई नहीं है, ये लोग कौन है हम नहीं जानते। तो ये एक्चुअली क्या था, बड़े मतलब क्या कहते हैं, ब्रॉड टर्म्स में वॉर क्या थी कि जो हिंदुस्तान की जो वहाँ पे पोजीशंस हैं जिनको कि जाड़ों में वेकेट कर दिया जाता है, वहाँ पर जाके ये बैठ गए थे पाकिस्तानी इंट्रूडर्स। और ये था कि वो ओवरलुकिंग ये ले एरिया है, मतलब वो पूरा कारगिल एरिया जो है वहाँ से डोमिनेटिंग एरिया है वो हमारे उसके लिए। तो उसको जब खाली कराना मुश्किल पड़ रहा था, तो शुरू में तो लगा कि ये आसानी से निकल जाएंगे थोड़े दिन में अगर पाकिस्तान के नहीं है। फिर वो जब वॉर शुरू हुई तो उसमें फिर एयरफोर्स आई थोड़े दिनों के बाद, और जब एयरफोर्स आई तो उसमें कुछ शुरू में कमियां थी कि जानकारी नहीं थी कि कौन है कहाँ है, और वहाँ पे टारगेट्स नहीं दिखते हैं, और तो इस पे रिलाई करना पड़ता है कि क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उस सब के बाद में उस हाइट्स पे ऑपरेट करने के लिए और टारगेटिंग करने के लिए उस समय ज़्यादा एयरफोर्स को भी प्रैक्टिस नहीं थी। तो शुरू में जब ये प्रोब मिशंस गए और शुरू में जब कोशिश करी गई जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनसे टारगेट करने की, तो उसमें थोड़ा नुकसान हुआ। पहला तो था कि जिसमें ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का जो केस था, उसमें था कि वो हाई ऑल्टीट्यूड पे जब एयरक्राफ्ट को आप ऑपरेट करते हैं और कोई भी थ्रॉटल मूवमेंट करते हैं तो उसमें हवा कम होने की वजह से फ्लेम आउट का डर रहता है, और वही हुआ। उन्होंने वेपन फायर किए और उससे वेपन फायरिंग से हवा का दबाव कम हो जाता है एयरक्राफ्ट के पास, और उनका एयरक्राफ्ट फ्लेम आउट हो गया और उन्होंने इजेक्ट करा। और उसके बाद में क्योंकि ये युद्ध नहीं था तो वो उनको लौटाना पड़ा, क्योंकि अगर युद्ध नहीं है तो फिर आप वो प्रिजनर ऑफ वॉर मान के उनको कुछ मतलब 4 दिन नहीं रख सकते हैं, और ये टेरिटरी हमारी अपनी इंडियन टेरिटरी थी। तो ये जरा थोड़ा सा पेचीदा मामला था, उनको लौटा दिया गया। इनके जहाज को ढूंढने गए और उसकी रेकी करने के लिए एक फॉर्मेशन गया जिसको स्क्वाड्रन लीडर आहूजा लीड कर रहे थे, और उनको क्या था कि वहाँ पे जाके ऑर्बिट करना था और देखना था कि जहाज कहाँ गिरा है। तो उसमें एक वहाँ पे बैठे वो स्टिंगर मिसाइल फायर किया उन्होंने पाकिस्तानी एजेंट ने, और उससे वो एयरक्राफ्ट डाउन हो गया। वो भी प्रिजनर ऑफ वॉर लिए गए थे, पर वो अनफॉर्चुनेटली जिंदा नहीं वापस आए, वो उनकी बॉडी वापस हुई थी। तो ये था मोटे तौर पे। और उसके बाद में मतलब ये तो बड़ा निराशाजनक होगा जितना मैंने बोला है। इसके अलावा बाद में क्या हुआ कि बहुत ही एयरफोर्स ने फिर अपनी स्ट्रेटेजी बदली, वेपन बदले, एयरक्राफ्ट सिस्टम, टारगेटिंग, सब कुछ जो था, जो सीख मिली थी उसके हिसाब से सारा बदल के, और फिर टाइगर हिल, मंथोदालो
.5140 और 4388 इन सब पे अटैक किया और धीमे धीमे करके क्या कहते हैं मिराजेस ने बड़ी इसमें बहुत ही उम्दा काम किया और बाकियों ने भी मिग 21 मिग 27 और रसद पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स और सब कुछ करते रहे। अल्टीमेटली जो जगह का कब्जा था वो तो आर्मी ने किया, पर एयरफोर्स ने इसमें बढ़िया। सर थैंक यू सो मच। वीरू, आंसर में कुछ गड़बड़? इससे बढ़िया आंसर मिल सकता है आपको? नहीं, इससे बढ़िया उससे जुड़ी इनसाइट मिल सकती है अगर आप आपको? देखें। हाँ, नहीं। अच्छा, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज का सवाल अब मैं लेके आता हूँ। पालवे साहब, विकास जी, क्रिकेट खेले आप लोग बचपन में? अभी भी खेलते होंगे? बिल्कुल, बहुत खेले हैं क्रिकेट और अभी भी मौका मिले तो खेल लेते हैं। तो मंडे का सवाल सुनिए आप लोग। अभी क्रिकेट के अटायर में थे तो मैंने सोचा आज क्रिकेट से जुड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पर भी आएगा। अच्छा, आप सेटिस्फाइड हैं कि जो प्लेयर है सामने उसको एक जेन्युइन इंजरी है उसकी इंडेक्स फिंगर में, है ना, और वो बैंडेज इंडेक्स फिंगर है और वो टेप अगर वो इंडेक्स फिंगर का रिमूव करेगा तो वो ब्लीड करना शुरू कर देगा। तो इस ऑप्शन में क्या वो सामने वाली टीम का कैप्टन इन्फोर्स कर सकता है कि वो ब्लीड करती हुई फिंगर का भी टेप निकाले उसके बाद ही बॉलिंग करे, या फिर ऐसा प्रावधान है कि वो टेप लगा के उस इंडेक्स फिंगर कवर करके बॉलिंग कर सकता है? क्योंकि सबको पता है एक जेन्युइन इंजरी है, टेप निकलेगा तो ब्लीड करेगा वो फिंगर, इंडेक्स फिंगर। तो ऐसे में अंपायर करेगा क्या फैसला ले सकता है? वो सवाल डिटेल में आपकी स्क्रीन पे है। मंडे को जब लौटेंगे तो पालिया साहब, ऐसी सिचुएशन हुई है कभी क्रिकेट खेलते वक्त आपकी? हेलमेट में बॉल फंस गई, इंडेक्स फिंगर में चोट लग गई, रूल्स क्या कहते हैं, कभी सोचा आपने क्या? ये तो बड़े टिपिकल इवेंट आप यहाँ पे बता रहे हैं। पिछली बार हमारे टेनिस बॉल से ऐसा होता नहीं था और हेलमेट तो खैर कोई वास्ता ही नहीं था, मतलब ही नहीं था दूर तक। हेलमेट खरीद ले तो बैट कैसे खरीदेंगे? इधर तो सिर्फ बैट और बॉल जिसकी उसका बोल वाला, एक बॉल घूम गई तो मैच का गेम खत्म। अब पैसे इकट्ठा करना मुश्किल। तो ये सवाल है, इस पे हम लोग मंडे को जब लौटेंगे क्रिकेट के फीवर में होंगे, होपफुली सेंटिमेंट बढ़िया होंगे और इस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढेंगे। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? चलिए आप भैया, आपकी चांस। हाँ, मुझे लग रहा है कि वो आपकी बैटिंग हो गई थी, ओवर बहुत देर से खेल लिया आप। ओवर होगा क्या? हाँ, थोड़ी चलिए, तब मेरी बैटिंग का समय आ गया है। तो बाजार अभी भी एक बढ़िया मूव के साथ है, 100 अंकों के आसपास की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। थोड़ी ऊपरी से जरूर बिकवाली आई है, लेकिन अभी भी इंडेक्स में करीब 100 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। ना केवल निफ्टी में सेंसेक्स करीब 350 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक 268 अंक ऊपर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रॉडर बेस्ड बाइंग मार्केट्स में बनी हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों के जवाबों को लेकर और साथ ही साथ उनका एक रुख रवैया भी समझेंगे मार्केट्स पर। लेकिन प्रकाश से बातचीत करने से पहले एक बार देख लेते हैं हेडलाइंस।